हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगा कि मैंने पार्ट 1 की तैयारी कैसे की। मैंने थर्ड अटेम्प्ट में अपने में पार्ट 1 क्लियर किया है, ठीक है। शुरू से बताऊंगा कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने क्या किया था, सेकंड अटेम्प्ट में क्या किया था और थर्ड अटेम्प्ट में मैंने क्या चेंजिंग की और कि मैं पास हो गया। शुरू करते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट से। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने सबसे पहले जो है ना वो BRS फिजियो BRS पे तो शुरू की थी। BRS फिजियो का पहला चैप्टर सेल फिजियोलॉजी शुरू किया था, जिसने तकरीबन मेरे 5 से 6 दिन खा लिए थे। ठीक है, 5 से 6 दिन लगे थे मुझे BRS फिजियो का पहला चैप्टर करने में। फिर BRS पैथो के पहले 8 से 9 चैप्टर किए मैंने, ठीक है। ये मैंने 3 महीने की प्रेप स्टार्ट की थी नवंबर के लिए, और मैं कोई जॉब नहीं कर रहा था, सिर्फ पढ़ाई कर रहा था, इसके अलावा और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो BRS फिजियो का मैंने पहला चैप्टर 5 से 6 दिनों में कंप्लीट किया, और बकाया चैप्टर भी मैं पढ़ता गया। इसमें से मैंने CVS का फिजियो नहीं किया था, रीनल का फिजियो नहीं किया था, रेस्पिरेटरी का फिजियो नहीं किया था, बाकी के सारे चैप्टर किए थे। BRS पैथो के मैंने स्टार्टिंग के 8 से 10 चैप्टर किए थे, ठीक है। सिनेल एनाटॉमी मैंने शुरू किया था, इसमें से मैंने थोरेसिक पूरी की थी, पेल्विस किया था, तकरीबन पूरी की थी। अपर और लोअर लिम्ब के कुछ पोर्शंस छोड़े थे, वैसे मैंने पूरा किया था ये सिनेल एनाटॉमी। इसके बाद यूएसएमली फर्स्ट एड जो है मैंने ये शुरू किया था बायोकेमिस्ट्री से, जो एक बहुत ही फजूल काम था। बायोकेमिस्ट्री पढ़ने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, 10 से 12 दिन लग गए सिर्फ बायोकेमिस्ट्री करने में, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मतलब वो लिखे हुए हैं ग्लाइकोलाइसिस वगैरह, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा प्रोसेस लिखे हुए हैं, तो उनको पढ़ना समझना बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। तो ये करना बहुत फजूल है, मैंने बहुत फजूल काम किया था, इसको काफ़ी टाइम लग गया था। फिर मैंने इम्यूनोलॉजी किया। जब मैं माइक्रो शुरू करने लगा तो मुझे वही बायोकेमिस्ट्री वाली फीलिंग आने लगी कि माइक्रो में भी बहुत बड़ा चैप्टर है ये, और इसको पढ़ना समझना रट्टा लगाना टाइम कंज्यूमिंग था, तो मैंने ये छोड़ दिया, ठीक है। फिर मैं सिस्टमिक पैथोलॉजी की तरफ गया, तो मैंने सिस्टमिक पैथो पढ़ी यहाँ से, लेकिन ऐसे ही मतलब ओवरव्यू लिया था, ज़्यादा डीप में नहीं गया था। तनवीर नोट्स से मैंने न्यूरो एनाटॉमी की, पूरी अपर लिम्ब लोअर लिम्ब की, थोरेक्स किया, बैक किया, हेड एंड नेक किया, इसकी एनाटॉमी मैंने बहुत अच्छे से पढ़ी थी। SK 1 to 13 सर्जरी के लिए ये मैंने शुरू किया था फिल्टर्ड BCQ से, जिसने बहुत ज़्यादा टाइम लिया मेरा। फिल्टर्ड BCQ जो हैं वो मुश्किल हैं थोड़े, लेकिन वो आते भी नहीं हैं, काम के नहीं है। फिर उसके बाद जब मैंने पेपर शुरू किए SK 1 to 13 के, वो भी टाइम कंज्यूमिंग थे, लेकिन शुरुआत में टाइम लग रहा था, लेकिन बाद में वो सारे रिपीटेड BCQs आ रहे थे। किसी काम की किताब नहीं है, फालतू ये करना ये किताब। SK 14 के उस वक्त SK 14 थी, SK 15 नहीं आई थी नवंबर के टाइम पे। नवंबर में SK 14 थी। SK 14 के मैंने सारे पेपर किए थे, और एक नहीं 2 से 3 दफ़ा किए थे। इसके पॉइंट्स भी किए थे 2 से 3 दफ़ा नवंबर अटैम्प्ट में, लेकिन नवंबर अटैम्प्ट में मेरा नहीं हुआ। बहुत सी गलतियाँ की थी, फालतू का टाइम वेस्ट किया था मैंने, फालतू के सब्जेक्ट्स पे, फालतू की किताबों पे। तो एक और किताब FCPS पल्स, ये रेडियंट नोट्स होते हैं, इसमें पॉइंट्स होती हैं, फरफुल्ला की तरफ से लिखी हुई है, और ये जो पॉइंट्स थी ये मैंने तकरीबन एक दफ़ा की थी, पूरी पॉइंट्स की थी एक दफ़ा। सिर्फ लास्ट वाला चैप्टर छोड़ा था, पब्लिक हेल्थ वाला, बाकी पूरा किया था, पूरा एक दफ़ा किया था, अच्छे से किया था ये भी, लेकिन नहीं हुआ। मेहनत अच्छी खासी की थी, लेकिन वो ही ना फजूल वाली मेहनत होती है, वो वाली की थी मैंने, लेकिन इसमें नहीं हुआ मेरा। फिर मैं कराची से शिफ्ट हो गया अपने गांव, और वहाँ पे मुझे जॉब मिल गई, तो जॉब के साथ मैं पढ़ाई कर रहा था फेब अटेम्प्ट के लिए। तो इसमें अभी मैंने वही SK 1 to 13 स्टार्ट की, वही गलती की दोबारा, तो इसमें भी टाइम लग गया मेरा कुछ। वैसे ही मेरे पास टाइम नहीं था, जॉब करता था, जॉब के साथ पढ़ाई करना वैसे ही मुश्किल होता है। और SK 14 मैंने पढ़ा, इसमें से सर्जरी का पोर्शन किया मैंने, पॉइंट्स की इसकी जो लास्ट में लिखी हुई हैं। रफ़ीउल्लाह मैंने एक ही रेट दी इसकी, पॉइंट्स की, सिर्फ पॉइंट्स की, बाकी BCQs वगैरह नहीं किए, सिर्फ पॉइंट्स किए। ये रफ़ीउल्लाह 11th एडिशन चल रहा था, ठीक है, 12th अभी आया नहीं था। मैंने जो है ना फरवरी अटेम्प्ट में सिर्फ यही बुक्स पढ़ी थी 3, और रफ़ीउल्लाह को ही दोबारा मैंने सही से मतलब नहीं पढ़ा, बस एक दो चैप्टर जो इम्पोर्टेंट लगे मुझे, जैसे CVS हो गया और न्यूरो हो गया और एनाटॉमी हो गया, उनको दोबारा रिवाइज़ कर लिया था, लेकिन बाकी सारे चैप्टर जो थे ना वो मैंने एक एक रीड ही दी थी। तो इसमें भी कुछ खास पढ़ाई हुई नहीं, जॉब के साथ था, तो ये भी क्लियर नहीं हो पाया। SK 1 to 13 की मैंने, ये बहुत फजूल काम किया।
तो ये नहीं करनी चाहिए। जो भी सर्जरी वाले हैं उनको मैं यही मशवरा दूंगा कि इसके 1 to 13 तो बिल्कुल भी ना करें, ये एक फ़जूल किताब है। उसके बाद थर्ड अटैम्प्ट जब आया तो पहले 1-2 महीने तो मेरे ज़ाया हो गए, ठीक है। तो तीसरा महीना थर्ड लास्ट मंथ जो था प्रेप का, वो जैसे शुरू हुआ तो मैंने जॉब से लीव्स ले ली। पेशा में जॉब करता हूँ तो उन्होंने मुझे लीव दे दी, स्टडी लीव दे देते हैं वो, और पेड लीव देते हैं। तो मैंने तकरीबन 25 दिन की लीव ली थी, जिसमें से पहले के 5 दिन जो है कमीशन की तैयारी, कमीशन का एग्ज़ाम आ रहा था उसकी तैयारी के लिए दे दिए। वो भी एक फ़ालतू काम था क्योंकि वो तैयारी करने का कोई फ़ायदा नहीं था, पेपर पूरा आउट ऑफ पास था, मतलब ऐसा समझ लें आप लोग। तो उस उन 5 से 6 दिन उसमें ज़ाया हो गए, तो 19 दिन बचे थे मेरे पास। तो 19 दिन का मैंने स्केड्यूल बना लिया, इसमें पूरा लिखा हुआ है कि कैसे मैंने एक एक चैप्टर को डिवाइड किया था। रफ़ीउल्लाह का न्यू एडिशन आ चुका था, रफ़ीउल्लाह 12th एडिशन, तो उसमें जो थे ना पॉइंट्स लिखी हुई थी, पॉइंट्स थोड़े एक्स्ट्रा हैं, 11th एडिशन में कम है, इसमें ज़्यादा हैं, ठीक है। तो न्यू एडिशन लेना बहुत ज़रूरी है, कि ऐसा नहीं कि 11th है मेरे पास तो 11th से पढ़ लेते हैं, 12th को छोड़ दो, नहीं 12th लो। रफ़ीउल्लाह पॉइंट्स मैंने की प्लस तनवीर से सिर्फ एनाटमी की और उसको रिवाइज़ भी किया एक दफ़ा। रफ़ीउल्लाह के पॉइंट्स किए, उनको रिवाइज़ भी किया। ये देख सकते हैं आप लोग कि मैंने जो स्केड्यूल बनाया था उसमें वो बनाया इस तरह से था कि पॉइंट्स भी सारी हो जाएं, बीसीक्यूज़ भी हो जाएं और इनकी रिवीजन भी हो जाए। मैं अपना पूरा टाइम पढ़ाई को देता था, नमाज, खाना पीना, सोना और पढ़ाई, इसके अलावा कुछ भी नहीं। कोई सोशल मीडिया वगैरह कुछ भी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता था, बिल्कुल कम, ज़्यादातर पढ़ाई को ही टाइम दिया है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने चैप्टर्स को डिवाइड कर लिया था। नेफ्रो इसलिए किया था क्योंकि कमीशन की तैयारी के दौरान ना मैंने नेफ्रो थोड़ा बहुत पढ़ लिया था, इसलिए मैंने स्टार्टिंग ही नेफ्रो से की। नेफ्रो, जनरल पैथो, इम्यूनो, माइक्रो, इस तरह से मैंने इनको डेज़ को डिवाइड किया। फिर जो है इनकी जो है रिवीजन भी मैंने लिख दी कि रफ़ी के मैक्सिमम पॉइंट करने। अच्छा, ये रफ़ी के मैक्सिमम पॉइंट इनके साथ तनवीर की एनाटमी भी है, ठीक है। तो आखिरी जो दिन था 23 तारीख, मेरा पेपर 24 तारीख को हुआ था। 23 तारीख को मैंने 3 चैप्टर्स सेलेक्ट किए जिनकी मैंने रिवीजन करनी थी। एक था जनरल पैथो, पेपर 1 में बहुत सवाल आते हैं इसके। दूसरा था कार्डियो, नवंबर अटैम्प्ट में कार्डियो बहुत ज़्यादा आई थी तो इसकी वजह से मेरे गलत गए थे वो सवाल, तो मैंने कार्डियो को भी रखा इसमें। माइक्रो, फेब अटैम्प्ट में माइक्रो आई थी अच्छी खासी, इसको भी रखा। तो इन तीनों की रिवीजन मैंने 3 दफ़ा की है, बाकी के सारे चैप्टर्स की 2 दफ़ा की है, 2 दफ़ा की है। अभी जो सर्जरी है ना, सर्जरी के पिछले 2 से 3 अटैम्प्ट से देख रहा हूँ कि एनाटमी जो है ना वो मतलब इस तरह नहीं आती है कि जैसे पहले आया करती थी। पिछले पास पेपर्स में देखेंगे आप लोग तो बहुत ज़्यादा आई हुई है एनाटमी, लेकिन अभी इतनी नहीं आती है, कम आती है। तो बेहतर ये होगा कि स्नेल वगैरह ना पढ़ें, मतलब टाइम कंज्यूमिंग है। अगर थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट है आपके पास एनाटमी का तो वो पढ़ना फजूल ही है। रफ़ी से कर लो एनाटमी और तनवीर नोट से कर लो, दोनों से कर लोगे तो वो मोर देन इनफ हो जाएगी। उसको ही रिपीट करो, फिंगर टिप्स पे रख लो उसको, ये मतलब पूरा अच्छे से रट्टा लगाना है आपने, याद हो जाएगा। यही पास्ट होते हैं, यही सवाल आते हैं, कोई मतलब नए सवाल नहीं है इनके पास, नया पुल नहीं है, वही सवाल रिपीट हो रहे होते हैं, बस आपको याद नहीं होते। फ़र्क सिर्फ इतना, एक दफ़ा पढ़ने से याद वैसे भी नहीं होते हैं, दोबारा पढ़ना है आपको, 2 रिवीजन कम से कम देनी है। और 2 से 3 चैप्टर जो भी हैं आप सेलेक्ट कर लो, जो आपको लग रहा है आपके वीक हैं या आपको याद नहीं है या पास्ट से देख रहे हो आपके वो ज़्यादा आ रहे हैं, तो उनको 3 दफ़ा भी रिपीट कर लो, ठीक है। अच्छा, रफ़ी पॉइंट्स और तनवीर के साथ, तनवीर सिर्फ एनाट में, ठीक है, तो फिर मैं रफ़ी पॉइंट्स ही बोलूँगा। रफ़ी पॉइंट्स के साथ साथ मैं प्लाटीनियम के 220 यूज़ कर रहा था और फेब अटैम्प्ट का एक पेपर, ठीक है। मेडिसिन से शुरू किया था तो फेब अटैम्प्ट, तो एक एक पेपर करता चला जा रहा। प्लाटीनियम बीसीक्यूज़ रफ़ीउल्लाह जो 12th एडिशन आया है ना इस दफ़ा, उसमें मौजूद हैं, और ये वो बीसीक्यूज़ हैं जो 2022 में आए हैं। 2022 में बीसीक्यूज़ हैं, और प्लाटीनियम बीसीक्यूज़ बेहतरीन, मतलब एक इन्होंने काम किया है, डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर रफ़ीउल्लाह ने, कि 2022 के बीसीक्यूज़ हैं उनमें जो रिपीटेड, जैसे अभी आप SK14 उठाओगे ना, उसमें आप एक पेपर करोगे फॉर एग्जांपल, उसमें 200 बीसीक्यूज़ हैं, और जब दूसरे पेपर की तरफ जाओगे ना उसमें से 200 में से 100 बीसीक्यूज़ वो होंगे जो पेपर 1 में आ चुके हैं, मतलब रिपीट हो रहे होते हैं। वो इतनी मोटी किताब इतनी मोटी होनी नहीं चाहिए, वो छोटी होने, उसमें बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। तो डॉक्टर रफ़ीउल्लाह ने क्या किया है कि उन सारे बीसीक्यूज़ को जो रिपीट हो रहे थे उनको हटा दिया है, सिर्फ मतलब यूनिक जो होते हैं वो रखे हैं इन्होंने बीसीक्यूज़। तकरीबन 1400 के करीब बीसीक्यूज़ हैं, तो ये करना बहुत ज़रूरी है, मेरे लिहाज से तो ज़रूरी है, ठीक है। मैंने किया भी था, इसको 2 दफ़ा किया था मैंने। और इसमें एक चीज़ ये है कि मतलब है, गलतियाँ हैं इसके अंदर थोड़ी बहुत। तो जब आप
पॉइंट्स कर लोगे, तनवीर एनाटमी कर लोगे, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सी गलतियाँ हैं, तो आपको क्लिक हो जाएगा। ठीक है, आप कंफर्म कर सकते हैं, आप डॉक्टर रफीला के ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, या हमारा ग्रुप है मई अटेम्प्ट उसका अगस्त अटेम्प्ट का, उसमें भी ऐड हो सकते हैं। तो जब आप बीसीक्यूज वगैरह रखें तो हम पॉइंट आउट कर सकते हैं। और एरेटा आपने सबसे पहले बीसीक्यूज करने से पहले आपने एरेटा अपडेट करना है। एरेटा जो होता है करेक्टेड कीज़ होती हैं जो ऑथर ने खुद दी हुई होती हैं, तो वो आपने उसके ऊपर अपडेट कर देना है बुक के ऊपर, उसके बाद बीसीक्यूज को सॉल्व करना है। तो इस तरह मैंने 200 बीसीक्यूज रखे हुए थे। 200 बीसीक्यूज के बाद एक एक पेपर उसका रखा हुआ था फिर अटेम्प्ट का, तो इस तरह से करता जा रहा था मैं। तो जैसे ही मेरे प्लैटिनम बीसीक्यूज ख़त्म हुए तो उसी के बाद मैंने SK15 का शुरू कर दिया था। SK15 से मैंने पहले सर्जरी किया, क्योंकि सर्जरी में मैं दे रहा था, फिर गायनी किया, मेडिसिन किया। मेडिसिन के ज़्यादा वो हैं पेपर्स हैं, इसलिए उसको 2 दिनों में रख दिया। ठीक है, इसी तरह से SK14 मैंने सिर्फ पॉइंट्स किए हैं, SK14 के बीसीक्यूज नहीं किए, क्योंकि SK14 के जो बीसीक्यूज हैं वो सारे के सारे प्लैटिनम बीसीक्यूज में आ जाते हैं। तो अगर आपके पास रफ़ीउल्लाह 12th एडिशन है ना, तो इस तरह समझिए आपने 75% जो है ना आपकी प्रेप, वो रफ़ीउल्लाह 12th एडिशन से ही होगी। पॉइंट्स हो गई, चलो उसकी SK14 की वो मैंने की थी, ये मैंने 2 दफ़ा की थी। ठीक है, SK15 के जो मैंने पेपर हैं 1 दफ़ा मैंने रीड कर लिए, उसके बाद जो है मैंने सर्जरी और गायनी को रिपीट किया था, सिर्फ मेडिसिन को दोबारा मैंने रिपीट नहीं किया। सही है, और फेबर टेम को मैंने दोबारा रिपीट किया, प्लैटिनियम बीसीक्यूज को भी मैंने दोबारा रिपीट किया। और ये जो चैप्टर मैंने लिखे हैं 3, इन तीनों को भी जो है ना इन तीनों को 3 दफ़ा पढ़ा है मैंने, बाकी सारे 2-2 दफ़ा पढ़े हैं। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, यूएसएमएल फर्स्ट एड से जो है अगर आपके पास टाइम कम है तो आप ज़रूरी है कि आप CVS जो है ना वो पढ़ लें, और हर स्पेशल पैथोलॉजी के चैप्टर के स्टार्ट में जो बेसिक लिखी हुई है, एनाटमी, फिजियो, एम्ब्रियो लिखी हुई है, ये ज़रूर पढ़ लें। जैसे कि रीनल के स्टार्ट में जो फिजियो लिखी हुई है उसमें से 3-4 सवाल ज़रूर आते हैं। ठीक है, इसी तरह से आप उसमें आ जाए रिप्रो की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें इस तरह समझे पूरी एम्ब्रोलॉजी लिखी हुई है समराइज़ करके, तो वो तो आपने ज़रूर पढ़नी है। उसमें से सवाल आते ही आते हैं, हर स्पेशलिटी में आते हैं सवाल। सही है, CVS कर लें आप, क्योंकि CVS जो है रफ़ीउल्लाह में पॉइंट्स जो लिखी हुई हैं वो उसमें गलतियां हैं काफ़ी, सिर्फ CVS के चैप्टर में, बाकियों में इतनी गलतियां हैं ही नहीं बाकियों में। CVS के चैप्टर में काफ़ी गलतियां हैं। तो CVS का आपका जब अगर फर्स्ट एड से पढ़ा हुआ होगा ना, तो आपको सही से समझ में आ जाएगा कि क्या गलतियाँ हैं। अगर आप चाहें तो CVS से रफ़ीउल्लाह रेडिएंट नोट से छोड़ सकते हैं अगर आप फर्स्ट एड से पढ़ रहे हैं, बाकी का कोई चैप्टर नहीं छोड़ना है, पूरा करना है रफ़ीउल्लाह। और अभी तो SK16 आने वाला है, तो आप एक काम करें कि SK15 ना लें, अगर किसी ने नहीं लिया। अगर ले लिया है तो सही है, SK16 आएगा वो आपने पूरा करना है। ठीक है, SK15 के जो BCQs हैं वो सारे के सारे 12th एडिशन रफ़ीउल्लाह में मौजूद है। रफ़ीउल्लाह 12th एडिशन में क्या क्या मौजूद है, AA जो आपका बुक है ना वो पूरा इसमें आ जाता है। ठीक है, AA लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक फ़ालतू किताब है। फिर आ जाते हैं SK1 to 13, वो भी रफ़ीउल्लाह रेडिएंट नोट्स में आ जाता है। फिर आ जाते हैं SK14, वो जो प्लैटिनियम BCQs मैंने बताया वो SK14 पूरा है। ठीक है, फ़िल्टर्ड आउट है, रिपीटेड BCQs काटे हुए हैं, बहुत अच्छा लिखा हुआ है। फिर आ जाते हैं SK15 के भी सारे BCQs रफ़ीउल्लाह 12th एडिशन में मौजूद हैं। फिर आ जाते हैं SK16 जो है उसके फरवरी अटैम्प्ट के लिखे हुए हैं इसमें, और जो मई अटैम्प्ट है वो उसमें आ जाएंगे। तो आप SK16 ले लें, वो कर लें पूरा। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए अच्छा होता है, क्योंकि छोटे छोटे सिनेरियोज दिए हुए होते हैं तो आसानी से वो हो जाता है, और रिपीटेड आ रहे होते हैं तो आप जल्दी से कर लोगे। और इसमें रफ़ीउल्लाह रेडिएंट नोट्स में थोड़े सिनेरियो ज़्यादा बड़े हुए दिए होते हैं, तो चीज़ें ज़्यादा समझ में भी आती हैं। मेरे लिहाज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि 12th एडिशन अच्छे से किया जाए। और तनवीर की एनाटमी ज़रूरी है उन लोगों के लिए जो सर्जरी में दे रहे हैं, जो सर्जरी में नहीं दे रहे हैं तो वो ना पढ़ें तनवीर की एनाटमी सिर्फ उनके लिए जो सर्जरी में दे रहे हैं। ठीक है, और ये SK15 आ गया आपका, और SK14 के लास्ट में पॉइंट्स लिखे हुए हैं, तो वो भी इस तरह समझे BCQs हैं, सारे BCQs को पॉइंट्स में वो कर दिया है, कन्वर्ट कर दिया है और वहाँ पे लिख दिए हैं। तो अगर कोई करना चाहे तो वो कर सकता है, छोड़ना चाहे तो छोड़ भी सकता है, बस एक रिकॉल के लिए ज़रूरी होता है कि कर ले बंदा। बाकी आपने बस एक ही काम करना है कि उसको रफ़ीउल्लाह रेडिएंट नोट्स को पूरा करना है, और दो दफ़ा कम से कम करना है। तीसरी दफ़ा कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन 2 दफ़ा तो कम से कम करना ही करना है।
SK15 आप इस दफ़ा छोड़ सकते हैं, SK16 लेना है आपने। बाकी SK15 के भी CQs जो हैं वो रफ़ीला रेडियो नोट्स में मौजूद हैं। न्यू एडिशन लें, न्यू एडिशन से पढ़ें, इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। अच्छा, एक बात बताता चलूँ कि पढ़ाई तो होती रहती है, मतलब पढ़ता हर कोई है। कोई भी ऐसा बंदा मुझे नहीं दिखा कि जो पढ़ाई ना कर रहा हो, मेहनत ना कर रहा हो और फेल हो जाए। कुछ होते हैं जो जॉब्स कर रहे होते हैं, टाइम नहीं मिलता पढ़ाई करने का, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो पूरी मेहनत कर रहे होते हैं लेकिन फिर भी पास नहीं हो रहे होते। तो इसमें किस्मत का बहुत बड़ा खेल है। आपने बस करना ये है कि पढ़ाई के साथ साथ आपने नमाज़ पढ़ते रहना है, क्योंकि अगर अल्लाह राज़ी हो गया ना आपको, तो आपकी मेहनत कभी भी ज़ाया नहीं जाएगी। अल्लाह को राज़ी रखो और मेहनत जारी रखो अपनी, इंशाल्लाह कामयाब हो जाओगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।